हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम एच पी सेट 2017 इकोनॉमिक्स का पोर्शन करेंगे, जो आपका एच पी सेट हुआ था 2017 में, इकोनॉमिक्स पेपर 2। ठीक है, ईयर 2017। ठीक है, ये आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन 2014 में भी एग्ज़ाम होना है एच पी सेट का। मे बी फरवरी या फेब या मार्च में एग्जामिनेशन में भी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्प करते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पूछा गया था विच ऑफ द फाइव प्लान दैट वन डेवलपमेंट के लिए किस 5 प्लान ने बात कही थी। ये कहा था 8 5 प्लान ने। ठीक है, 8 5 प्लान के में बारे में 5 प्लान में ह्यूमन डेवलपमेंट रिगार्डिंग बात करी गई थी। 7th 5 प्लान में बात करी गई थी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन भी आगे पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और 5th 5 प्लान के बारे में बात करी गई थी गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ को हरा दिया गया था 5th 5 प्लान में इंदिरा गांधी के समय में। 3rd 5 प्लान का मीन्स है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये भी याद रखना। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर रिच है, रिच कंट्री मतलब सॉरी ये रिच इंडिविजुअल है या कोई इंडस्ट्री है, रिच में अगर हमको टैक्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, इसे हम टैक्स फ्री कर देते हैं या टैक्स कम कर देते हैं, वो जो टैक्स हम नहीं लगाते तो उसका जो भी अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने से क्या होगा? कोई हम बड़ी इंडस्ट्री में अगर टैक्स नहीं लगाते हैं, वो उसको इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो क्या करता है, रिस्क को अगर हम ऊपर, ठीक है, अगर हम रिच में अगर हम टैक्स फ्री करते हैं या रिच को अगर हम कोई छूट देते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके नीचे लेवल पुअर को इम्पैक्ट करेगा। पुअर से क्या होगा? पुअर को प्रॉफिट होगा, पुअर विल बी बेनिफिटेड है, पुअर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उससे डिमांड बढ़ेगी, उससे सब कुछ मनी सप्लाई बढ़ेगी, सब कुछ आगे कुछ मतलब प्रोग्रेस होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इकोनॉमिक ग्रोथ फिर एवेंचुअली ऑटोमेटिकली ब्रिंग बेनिफिट टू द पुअर। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इससे ऑटोमेटिकली बेनिफिट टू पुअर बेनिफिट करेगा। ठीक है, आई होप ऑल यू अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका बीच व्हेन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी आर यूज इन एक्सपेंड द इकोनॉमी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपेंशन होगा, ठीक है, मनी से इससे क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी अगर एक्सपेंशन होगा, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मनी सप्लाई अगर कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो जाएगी, हमारी करेंसी सस्ती पड़ जाएगी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी अगर हमारी हो जाएगी तो इससे क्या होगा? हमारा एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन हमारा इससे एक्सचेंज रेट डाउन हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज आर जो जाएगी वैल्यू इसकी डाउन हो जाएगी। अगर उसी में अगर हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं, फिजिकल पॉलिसी अगर हम बात करते हैं, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर फिजिकल पॉलिसी की अगर बात करते हैं, फिजिकल पॉलिसी अगर हम एक्सपेंशन फिजिकल यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ठीक है, इसका जो मोस्टली जो आंसर है इसमें अगर इंक्रीज रियल एक्सचेंज रेट सॉरी डिक्रीज द रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट, बी आंसर इसका सही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका मनी सप्लाई डिवोल्यूशन होगा, डिवोल्यूशन से आपका नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इसका आंसर बी ही, थर्ड का बी आंसर सही है। ऑटोमेटिकली फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंड हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंड हो गई, उससे डिक्रीज द रियल एक्सचेंज रेट एंड इंक्रीज द नेट एक्सपोर्ट। द टर्म नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डल इकोनॉमी रेफर टू द डिस्पैरिटी बिटवीन। देखो, डल इकोनॉमी की जो बात होती है, डल इकोनॉमी एक कंट्री के बीच होता है। ठीक है, माना एक कंट्री है, विद इन द कंट्री होता है, विद इन द कंट्री के बीच आपका रूरल एंड अर्बन लाइफ होती है डेवलपिंग कंट्री के बीच में। तो यही बात करता है डल इकोनॉमी, यहाँ की रूरल की इकोनॉमी अलग होती है और अर्बन की इकोनॉमी अलग होती है। तो आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ द प्राइस ऑफ
इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस हमें दे रखी है, मतलब पी दे रखा है हमारे पास 10 रुपीज़, ठीक है, एंड हमें दे रखा है कि सपोज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज द टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है। अगर हम पी, पहले हमारे पास पी इतना था, अगर हम प्राइस हम इसमें चेंज कर दें, या बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, उससे रेवेन्यू में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो चेंज इन रेवेन्यू जो होता है हमारा टी आर माइनस वन, हमारा नई प्राइस के हिसाब से TR1, तो ये हमारा जो होता है MR होता है, ठीक है, ये हमारा MR। तो हमें MR दे रखा है 8, वैसे तो याद रखना MR इक्वल टू 8, MR दे रखा, हमें 8 दे रखा है। तो मैं सीधे हमारा ये प्राइस आपका AR होता है, तो हमें यहाँ पर सीधे फॉर्मूला की बात करते हैं, MR इक्वल टू AR 1 माइनस 1/E। तो आपको ई पूछ रहा है यहाँ पे कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है करके, ठीक है। तो हम इलास्टिसिटी अगर डिमांड की बात करते हैं तो MR आपका 8 है और ये 10 है, तो 1/1 माइनस E, ठीक है। तो आप इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो 8 इक्वल टू 10 माइनस, सॉरी अगर इसको हम 8/10 कर दें, दैट इज़ 1 माइनस 1/E, ठीक है। तो इसमें कुछ गलत हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया, 8/10 इक्वल टू 1/1 माइनस E, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, 1/E को यहाँ लेके आएंगे, तो 1 माइनस 8/10, दैट इज़ 10 माइनस 8, 2/10, ठीक है। दैट इज़ ये आ जाएगा आपका 2/10, दैट इज़ 1/5। तो ई आपका ऑटोमेटिकली 5 आंसर हो जाएगा। तो लास्ट जो डिमांड आपकी कितनी है, यहाँ पर 5 दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, ई इक्वल टू 5। ओके, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द लॉ ऑफ द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। लॉ ऑफ द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, आपने इसमें पढ़ा होगा, MU अपॉन 1/P1 इक्वल टू MU2/P2 इक्वल टू MUn/Pn, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, MU/P1 दैट इज़ द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पढ़ने के लिए बोल रहा है। इंसिडेंट ऑफ स्पेसिफिक सेल टैक्स ऑन कंज्यूमर वेरीज इन्वर्सली विद द इलास्टिक डिमांड। देखो टैक्स, सेल टैक्स की बात करो या टैक्स की बात करो, तो टैक्स जो होता है आपका T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर इलास्टिक, अगर जितना भी गुड इलास्टिक होगा, तो अगर उसमें टैक्स लगाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माना कि अगर आपके पास डेली नेसेसरी थिंग्स है, माना कि मिल्क है, गेहूँ, चावल, अगर इसमें हम टैक्स लगा देते हैं तो आप इसको यूज़ करोगे ही करोगे, ठीक है। अगर इसमें टैक्स कितना भी लगा दो तो आपको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इलास्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि इससे अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, अगर उसमें हम टैक्स लगा देंगे तो इसमें इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिक ऑफ डिमांड के, जितना इलास्टिक कम होगा उसमें टैक्स उतना ज़्यादा लगेगा। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इंसिडेंट ऑफ सेल टैक्स और प्रोड्यूसर वेरीज डायरेक्टली नहीं होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट गलत है, तो ऑप्शन 1 इज़ ट्रू ओनली, ठीक है। तो आपका ऑप्शन C इज़ करेक्ट आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई पावर मनी क्या कहती है। हाई पावर मनी अगर आपने पढ़ा होगा, मनी किसे कहते हैं, हाई पावर मनी एच की बात करती है, इक्वल टू C+R रिजर्व, ठीक है। करेंसी प्लस रिजर्व कितना आपके पास, इसकी बात हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर दिखा गया कि रुपी हेल्ड इन लीगल बैंक रिजर्व, करेंसी की बात कहीं नहीं कर रही, ओनली बैंक रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, ओनली की बात कर रहे नहीं। ऑल लोन्स एंड सिक्योरिटीज, ये भी पूरे ऑप्शन गलत है, नन ऑफ द अबव आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ D इज द इनिशियल डिपॉजिट एंड R इज द कैश रिजर्व रेशियो, द जनरल फॉर्मूला फॉर डिमांड डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/, ठीक है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, दैट इज रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, इसका वो होता है फॉर्मूला होता है, अपने पढ़ा हुआ रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसकी निकालते हैं D इक्वल टू, अगर हम हाई पावर मनी की यहाँ पर ही बात फॉर्मूला लगाते हैं,
सी इक्वल टू, अगर हमने करेंसी डिपॉजिट रेशियो और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो दो टर्म होते हैं, तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो CDR, ठीक है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो अगर होता है, ठीक है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो होता है आपका C/D। रिवर्स डिपॉजिट रेशियो होता है RDR की बात करेंगे, दैट इज़ R/D, ठीक है, ये होता है R/D। तो इसको सीधे यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, 1/R, 1 रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है, दैट इज़ 1/R/D इक्वल टू D/R। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो आपका डिमांड डिपॉजिट मल्टीप्लायर होता है 1/ रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होता है। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आपके हिसाब से यहाँ से निकाल सकते हैं 1/ टोटल रिजर्व अपॉन टोटल डिमांड कितनी है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो D/R का आंसर करेक्ट आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आंसर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू कीन्स एक्टिव बैलेंस, एक्टिव बैलेंस क्या होता है कीन्स के हिसाब से, वो होता है ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशनरी मोटिवेटिव होता है। क्योंकि पहले अगर हम बात करेंगे कीन्स ने क्या कहा था, क्लासिकल में क्या था, क्लासिकल ने ओनली ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड की बात करी थी, ठीक है, याद रखना। क्लासिकल ने ओनली ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड की बात करी थी। जो कीन्स आया था उसने स्पेकुलेटिव डिमांड की बात करी थी, उसने कीन्स ने बात करी थी स्पेकुलेटिव डिमांड प्लस ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशनरी डिमांड की बात करी थी। तो ये आपका एक्टिव बैलेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, subsidies on food and fertilizer represent a sizable and growing item of center's non plan expenditure, ठीक है। अगर सब्सिडी अगर हम देते हैं, ये आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन आजकल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हट चुका है। 2018 में नॉन प्लान एंड प्लान एक्सपेंडिचर को दोनों को मिक्स कर दिया गया है, ओनली प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सब्सिडी से क्या होगा कि हमारा गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा, उससे हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। इन केस ऑफ फूड सब्सिडी द रेजिंग ट्रेंड इज एट्रीब्यूटेड, इससे कि अगर फूड सब्सिडी हम देंगे तो इनकेजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट क्यों देते हैं, इन केस ऑफ फूड सब्सिडी द रेजिंग ट्रेंड इन एट्रीब्यूटेड टू, इनकेजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट बढ़ रहा है, तभी हम सब्सिडी के देते हैं, ठीक, करेक्ट आंसर है। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, क्योंकि स्टोरेज जब होता है तो उसमें माल खराब होने के चांस रहते हैं, तो सब्सिडी करेंगे तो इसका प्रमोट ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीज इन द फूड ग्रेन स्टॉक, इससे स्टॉक अगर हम सब्सिडी करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से उसका फूड ग्रेन का स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है। इसमें ऑल ऑफ द आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 12 का क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दैट सीज टू एम अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑथराइज द लेवी कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ GST वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा में जब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये अराउंड 2014 में इसकी में पेश हुआ था, फर्स्ट टाइम 2011 में पेश हुआ था। लेकिन जो आपका अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से GST लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि कॉस्ट थ्योरम की बात कर रहा है। कॉस्ट थ्योरम क्या होता है, इसका आंसर नंबर सी है, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटीज इन टर्म ऑफ वेल डिफाइंड एंड एक्सचेंजेबल प्रॉपर्टी राइट की बात करता है कॉस्ट थ्योरम, ठीक है। वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट, जिससे हमारा वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट होगा तो इससे हमारे गुड में फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा हाउ कैन इन्फ्लेशनरी गैप एट द फुल एम्प्लॉयमेंट बी वाइप्ड आउट, कैसे इन्फ्लेशनरी को हम कम कर सकते हैं अगर इन्फ्लेशनरी गैप आ चुके हैं। देखो इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट की बात है, अगर इन्फ्लेशन हो चुका है तो क्या होगा, इसमें ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। डिमांड अगर हमारी बढ़ जाएगी, ये हमारी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है, यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर डिमांड हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, थ्रो इंक्रीज मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, तो इससे इन्फ्लेशन वाइप आउट तो नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है पूरा, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग आउटपुट टू एब्जॉर्ब एक्सेस डिमांड, ठीक है, एक्सेस डिमांड को हमें, एक्सेस डिमांड है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। इसके लिए क्या करेंगे, आउटपुट को बढ़ाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इससे। बाय राइजिंग इन वॉलंटरी सेविंग ऑफ द कम्युनिटी, अगर हम सेविंग हम बाय राइजिंग इन वॉलंटरी सेविंग ऑफ कम्युनिटी, अगर सेविंग बढ़ रही है, ठीक है, इसको छोड़ें। बाय इम्पोजिशन ऑफ टैक्स टू मॉप अप द सरप्लस, देखो हम इम्पोजिशन और टैक्स लगाएंगे सरप्लस को कम करने के लिए, लेकिन सरप्लस को कम करेंगे, टैक्स तो हमारा अगर लगाएंगे तो इससे सरप्लस में
क्या हो जाएगा, सरप्लस में अगर टैक्स लगाएंगे तो इसमें डिमांड में की पूर्ति होने के लिए कोई नहीं, और मेरे हिसाब से टू ऑप्शन करेक्ट है। तो कि अगर हम यहाँ पर मनी सप्लाई तो बढ़ाएंगे नहीं डेफिनेटली, ठीक है, इन होल्ड करिए। मनी सप्लाई अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो हम यहाँ पर आउटपुट हम शॉर्ट रन में नहीं कर सकते, ठीक है, शॉर्ट रन में आउटपुट नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास इनपुट नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम शॉर्ट रन में ये नहीं कर सकते, हम आउटपुट सिर्फ लॉन्ग रन में बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, लॉन्ग रन। तो मे भी ये आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी, मैं सही लगाता हूँ इन केस ऑफ लॉन्ग रन, ठीक है। अगला जो यहाँ पर है, बाय राइजिंग वॉलंटरली सेविंग ऑफ द कम्युनिटी, अगर सेविंग बढ़ेगी, देखो सेविंग बढ़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा है, फोर्थ है, बाय इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, अगर टैक्स हम लगाएंगे तो मनी सप्लाई कम पड़ जाएगी, ये ऑप्शन करेक्ट है, मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं बाय राइजिंग वॉलंटरली सेविंग हमारी बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन अगर कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इससे कोई राइजिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिमांड कम होने, मेरे हिसाब से ओनली फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, या 2 एंड 2 ऑप्शन। तो 2 3 4 यहाँ पर लिखा गया है, तो मे बी ये 2 3 4 हो सकता है, लेकिन फर्स्ट नहीं होगा, ये भी आपका लॉन्ग रन में ही काम करेगा। बाय राइजिंग सेविंग अगर हम बढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट कम होगा, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर हम सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, समझ देखो, अगर सेविंग हम बढ़ा रहे हैं क्या, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कम डिमांड, प्रोडक्शन कम होगा। अगर हमारे पास सेविंग, प्रोडक्शन अगर हम कम कर रहे हैं तो क्या, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट तो ऑटोमेटिक हमारी इसमें डिमांड कम हो जाएगी, तो इसमें इन्फ्लेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, 2 3 4 में भी हो सकती है, मेरे हिसाब से ओनली फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। मूविंग क्वेश्चन, ISLM मॉडल वॉज फॉर्मुलेटेड बाई, देखो ISLM मॉडल जो पहला दिया गया JM कीन्स ने दिया था, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया था JR हिक्स ने, तो इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, JR हिक्स ने, जो अराउंड, ठीक है। तो कीज तो नहीं होगा क्योंकि इसको पॉपुलराइज किया था JR हिक्स ने। क्वेश्चन, व्हाट डू डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट बिलीव, डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होती है, देखो, दैट डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी डिपेंडेंट ऑन फ्री मार्केट डेवलपमेंट, द इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंड ऑन पुअर, देखो इसमें क्या होता है कि डिपेंड, इसमें आप डिपेंड करते हैं, हमारा जो कंट्री है वो डिपेंड करता है हमारे रॉ मटेरियल, मैन पावर कितनी है, लेबर क्या है, कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं जा सकता हूँ दैट फ्री मार्केट डेवलपमेंट प्राइमली हेल्प द रिच, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। द डेवलपमेंट कंट्रीज शुड बी डिपेंडेंट ऑन फ्री मार्केट डेवलपमेंट, ये नहीं। द इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड ऑन पुअर, मेरे हिसाब, क्योंकि पुअर क्या होता है कि आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट का एक जनरेशन का तरीका होता है, क्योंकि पुअर होंगे लोग तो काम कम पैसे में ज़्यादा काम करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ उससे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज़ अ क्वाड, क्वाड इन WTO में क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ US एंड EU, ब्राज़ील एंड इंडिया, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लिविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट, इसका ये होता है स्टैम्प ड्यूटीज, ठीक है, ओनली ऑप्शन डी इसका स्टैम्प ड्यूटीज होता है, जो कि करेक्ट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये आप समझ सकते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बाद क्या आता है आपका, कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी आता है, उसके बाद कस्टम ड्यूटी आता है, ये आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज इज लिविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट, देखो इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये सेल टैक्स होता है, मे बी ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। कॉन्साइनमेंट टैक्स जो होता है, इसे कहते हैं जैसे हम कुछ सामान हम यहाँ से भेज रहे हैं पार्सल के थ्रू, ठीक है, उसमें लगता है कंसाइनमेंट टैक्स। और कटोरी क्या होता है कि स्टेट अगर कोई लोकल, किसी भी लोकल प्रोडक्शन, लोकल गुड में किसी में भी लगा सकता है, कोई भी स्टेट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑक्टोरी होना चाहिए इसका आंसर, ये हिसाब से मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कोई और आंसर है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा उस पर, ठीक है।
ओके, नल हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन ऑफ स्टेटमेंट। देखो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, विच इज ऑलवेज ट्रू। नल हाइपोथेसिस अगर ऑलवेज ट्रू होता तो फिर टाइप वन एरर नहीं होता, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऑलवेज ट्रू होता तो टाइप वन और टाइप टू एरर नहीं होता। विच इज ऑलवेज रॉन्ग, नहीं। अगर ट्रू भी होता है कभी नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू होगी तो उसकी एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर हो जाती है, ठीक है। रॉन्ग भी नहीं होता है। द रिगार्डिंग द पैरामीटर और द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है कि आपका पैरामीटर क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसमें डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल ऑन 3 टॉसेज ऑफ फेयर कॉइन। देखो अगर हम टॉस कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसके दो होते हैं, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, ठीक है। अगर हम दो कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है 2.3, इसके 8 वो बन सकते हैं आपके पास। दैट इज हम कहते हैं ना, अगर 3 बार करेंगे या तो क्या हो गया, तो हेड हेड टेल, ठीक है। इसके 8 ऐसे हम 8 तरीके इसके बन सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द एटलीस्ट वन टेल। अगर टेल एक ही बार आए, या तो ये हो जाए टेल में, या तो ये हो सकता है कंपोजिशन, या तो STH, या तो हेड टेल हेड हो सकता है, या तो TSH, 3 यही हो सकता है और कोई इसका तरीका नहीं है। हमने तीनों पोजिशन में T को ले लिया, तो कितने टोटल 8 हैं और उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 3 है। तो आंसर हो जाएगा 3/8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मीन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है, मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल टू होता है n इंटू पी। पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो इसका आंसर n इंटू पी, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कंट्रोल इन्फ्लेशन द RPI सूट। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करेगी, मनी सप्लाई कम कर देगी, ठीक। क्या करेगी, मनी सप्लाई आपकी मनी सप्लाई को कम कर देगी। डिक्रीज करना है तो क्या करेगी उसके लिए, टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड इंक्रीज बैंक रेट। बैंक रेट तो क्या करेगी, बैंक रेट तो उसके बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बैंक रेट इसको बढ़ाएगी डेफिनेटली। तो बैंक इंक्रीजिंग बैंक रेट होगा तो आपको समझ लीजिए डिक्रीज वाले सारे आप कैंसिल कर दो उसे, हमें ऐसे देखना ही नहीं है। या तो सेल करेगी बाई करेगी। अगर उससे बाई करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। अगर हम से सेल करेंगे, सेल करने के बाद क्या होगा, मनी सप्लाई कम। सेल करने से गवर्नमेंट उनसे बॉन्ड उनको बेचेगी तो उनसे पैसे ले लेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंक्रीज बैंक रेट। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोडक्शन मैक्सिमम पल्सेज इन इंडिया, ठीक है। मैक्सिमम पल्सेज जो होता है उसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश। इसका अराउंड 34% मेरे हिसाब से जो इंडिया में टोटल प्रोडक्शन पल्स का 34% ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश करता है। उसके बाद करता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। MP के बाद करता है महाराष्ट्र, ठीक है। देन उसके बाद करता है UP, देन फोर्थ में मेरे हिसाब से मे बी राजस्थान, ठीक है। तो इसका जो आंसर है मध्य प्रदेश है। ओके, होप यू ऑल यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, आज हम 25 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 26 to 50 क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।